हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं नसीब कुमार। आज हम बातें करेंगे पुनर्प्रैक्टिस समझौते के ऊपर, जिसके ऊपर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत हैं, अलग-अलग विचार हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं बल्कि पुनः पैक्ट का वादा है। क्यों है ये वादा और किसके बीच में ये वादा किया गया और किसने ये वादा किया है? आइए इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। संवैधानिक विकास के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहली आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया इंग्लैंड के अंदर 1930 में। और उन्होंने संवैधानिक विकास के संबंधित कुछ बातें, कुछ चर्चा करने के लिए इस आरटीसी को रखा था। आरटीसी मतलब गोलमेज सम्मेलन को रखा था, जिसके अंदर देश के अहम लीडरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, मुस्लिम लीग के सदस्य अपने हितों की बात कर रहे थे। और अ, और भी बहुत से नेता थे जो अपने-अपने हितों की बात करने के, हिंदुत्व के लोग अपने हितों की बात करने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन एक कारण था जिसकी वजह से 1930 की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अंग्रेजों ने असफल माना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो मेन लीडर थे महात्मा गांधी, उस गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा नहीं बन पाए। क्योंकि 1930 के अंदर महात्मा गांधी ने अपना एक सविनय आंदोलन चला हुआ था, जिसके दौरान उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश के लोगों के लिए कुछ अलग-अलग मांगे रखी थी। महात्मा गांधी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे, जिसके कारण अंग्रेजों ने उसको असफल माना। और फिर उन्होंने अपनी अगली आरटीसी 1931 के दिन 1931 में रखी। और महात्मा गांधी को स्पेशली इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया कि आपको 1930 के अंदर आप नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, लेकिन 1931 जो सेकंड हम गोलमेज सम्मेलन रख रहे हैं उसके अंदर आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक अंग्रेज अधिकारी इरविन वायसराय थे, जो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, शातिर दिमाग के साथ महात्मा गांधी के साथ मीटिंग रखी और कहा कि महात्मा जी, आपकी जो बातें हैं, वो जो आपने आंदोलन कर रखा है, इसको बंद कीजिए और आप हमसे मिलिए, जो आपकी कुछ मांगे हैं हम उसको पूरा करेंगे। 5 मार्च 1932 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना है जाता है। जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, या इसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। गांधी वर्सेस इरविन, गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर महात्मा गांधी की जितनी भी मांगे थी, इरविन ने सभी सुनी और महात्मा गांधी ने बताया कि जी, आप लोगों ने जितने भी हमारे किसान भाइयों की जमीनों को हड़प लिया है, आप उनको छोड़ दीजिए और उनको खेती करने का अधिकार दे दीजिए। इरविन ने कहा कि ठीक है, जो आपकी शिकायत है इसको हम मान लेंगे। दूसरा, महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, उनको आपने कैद में डाल रखा है, उन सबको रिहा कर दिया जाए। महात्मा गांधी की ये बात भी अंग्रेजों ने मान ली और कहा कि ठीक है जी, हम इस बात पर भी गौर करते हैं। तीसरी जो बात थी, जिसके ऊपर हर एक इतिहासकार का अलग-अलग मत है, क्योंकि देश के अंदर उस समय 2 अहम मुद्दे चले हुए थे। पहला मुद्दा था आरटीसी का गोलमेज सम्मेलन, जिसके संवैधानिक विकास के लिए अंग्रेजों ने कुछ बातें करनी थी। दूसरा भी एक अहम मुद्दा बना हुआ था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को लेकर, जिसके ऊपर संघर्ष हत्या का एक मुकदमा चला हुआ था और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी, फांसी की सजा सुनाई गई थी। नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई, उसकी कुछ साथियों ने महात्मा गांधी से मुलाकात की जब वो दिल्ली इरविन से मिलने जा रहे थे और कहा, महात्मा गांधी जी, आप इरविन से मिलने जा रहे हैं तो कृपया करके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी के बारे में इरविन से बातें जरूर करना। चाहे उनको आजीवन कारावास की सजा मिले, लेकिन प्लीज आप फांसी को टलवा देना। और हमें पूरा पूरा यकीन है कि इरविन आपकी बात को कभी नहीं टालेंगे, वो इस बात को जरूर मान लेंगे। लेकिन कुछ का कहना है कि महात्मा गांधी ने साफ-साफ मना कर दिया था कि मैं अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर कुछ का कहना है कि महात्मा गांधी ने अपनी बात रखी थी, लेकिन इरविन ने साफ-साफ मना कर दिया कि जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती और मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। खैर, सच्चाई क्या है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे और फिर बात करेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी के बारे में क्या कुछ गांधी जी की राय थी। तो गांधी जी ने की सारी शिकायतें बताने के बाद इरविन ने कहा, जी ठीक है, हम आपकी सभी बातें मान लेंगे,
लेकिन आपको बदले में हमारी भी कुछ शर्तें वो माननी पड़ेगी। और कहा कि शर्त ये है कि आपको सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है इसके अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा, इंग्लैंड आपको जाना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि ठीक है जी, चला जाऊंगा। और गांधी जी वहां पर पहुंचे, इंग्लैंड के अंदर गोलमेज सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहां पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हुई। अम्बेडकर जी ने अपने दलित समाज के हितों के बारे में सारे दुख तकलीफें अंग्रेजों को बताई और कम्युनल अवेयर्ड की मांग की। पृथक निर्वाचक का क्षेत्र लेने की उन्होंने मांग की। बाबा साहब की तर्कशील बातों को सुनकर रेमेज मैकडोलन को बहुत ही अच्छा लगा और बाबा साहब के प्रति उन्होंने सहानुभूति जताते हुए कहा कि हम आपको पृथक निर्वाचक क्षेत्र देंगे और 71 सीटें प्लस आरक्षित क्षेत्र देने का वादा करते हैं। ये बात महात्मा गांधी के दिल पर लगी और उनको बहुत ही बुरा लगा कि सिख, ईसाई, मुस्लिम ये लोग तो हमारे देश का एक अलग हिस्सा बन चुके हैं, या हम ये कहें कि हिंदुओं से अलग हो चुके हैं। मरते दम तक भी मैं लड़ूंगा, लेकिन दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं होने दूंगा। तो महात्मा गांधी ने बाबा साहब की बातों का विरोध किया और अंग्रेजों के सामने दोनों ही लड़ पड़े। दोनों क्या एक दूसरे के अंदर उनकी तू मैम होने लगी। जितने भी इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर बैठे हुए जितने लोग थे हमारे भारत के अलग अलग समाज के, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और एक दूसरे से तू मैम करने लगे, बहसबाजी चलने लगी। जितने दिन ये बैठक चली थी इनकी खुद की लड़ाई खत्म क्यों नहीं, अंग्रेजा की तो सुनाई की थी। जैसे तैसे बात खत्म हुई, सम्मेलन खत्म हुआ और इंडिया वापसी जब आना हुआ, तब आकर उन्होंने देखा महात्मा गांधी ने कि इरविन ने जो जो मुझसे राय ली थी या जो समझौते के ऊपर हमारी बात हुई थी, उनमें से एक भी बात पर इरविन ने गौर नहीं किया। इस बात से महात्मा गांधी को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने सोचा कि आंदोलन दोबारा से शुरू करते हैं। आंदोलन शुरू करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने सभी साथियों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांटेक्ट बनाने खातिर एक दूसरे से बातचीत स्टार्ट करी, तब उनको पता चला कि उनके जितने भी टीम के अहम साथी हैं सभी को अंग्रेजों ने उठा करके जेल में कैद कर दिया है। बचे महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि ये बंदा अगर बाहर रहा तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू करने से पहले 20 सितंबर 1932 में अंग्रेजों ने ठा के महात्मा गांधी जी भी जेल में कैद कर दिए थे। पुणे महाराष्ट्र की यरवदा जेल के अंदर जेल में कैद कर दिए ताकि आंदोलन को ये चला न सके, दोबारा से कोई भी सरकार के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न रच सके। लेकिन महात्मा गांधी को खबर मिली कि 17 अगस्त 17 अगस्त को अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचक क्षेत्र देने की दलितों को मांग कर दी, मांग को स्वीकार कर लिया है और अब उनको अलग से अधिकार मिलेंगे और ये हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। महात्मा गांधी का जोर दूर दूर तक नहीं चला क्योंकि उनके जितने मित्र उनके साथी थे वो सभी भी जेल के अंदर थे और खुद महात्मा गांधी भी जेल के अंदर थे। तब उन्होंने जेल के अंदर ही आमरण अनशन घोषित कर दिया कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक भूखा रहूंगा, कुछ भी कौन खाऊं। आमरण अनशन पर बैठ गए और कहा कि मैं अपने दलित भाइयों को हिंदू समाज से अलग नहीं होने दूंगा क्योंकि दलित भी हिंदू समाज का ही एक अहम हिस्सा है। इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही क्रोधित भरे शब्दों के साथ कहा कि अगर हम भी हिंदू समाज का हिस्सा है तो क्यों हमें हिंदुओं के कुएं जोड़ों पर पानी पीने का अधिकार नहीं है, क्यों हमें आपके मंदिरों में जाने तक का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि हमें पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं है। अगर ये सब बातें हैं तो हमें क्यों आप कह रहे हैं कि हम भी हिंदुओं का एक हिस्सा हैं। बाबा साहब की तरकशील बातों को सुनकर महात्मा गांधी भी चुप रह गए और सरकार को भी बाबा साहब की बात मानने के लिए मंजूरी दे दी। लेकिन महात्मा गांधी यही नहीं रुके। महात्मा गांधी ने अपने दो अहम लीडर जो तेग बहादुर शत्रु और मदन मोहन मालवीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने के लिए उनके घर गए और कहा, अम्बेडकर जी, अब महात्मा गांधी की जान आपके हाथों में है, कृपया उनको बचा लीजिए, आप अपने फैसले को बदल दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, इस देश के अंदर न जाने कितने महात्मा आए और गए हैं, एक महात्मा के लिए मैं अपने लाखों करोड़ों दलित भाइयों के जीवन की बलि नहीं दे सकता। महात्मा गांधी को कहिए कि अपनी जिद को छोड़ दें और अपना जीवन सुख खुशी खुशी व्यतीत करें, हमारे काम धंधे के बीच में टांगे मत अड़ाएं।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर इतना प्रेशर आ गया था क्योंकि दूर-दूर तक लोग चिट्ठी धमकी भरे पत्र उनके पास भेजने लगे थे। रास्ते में कहते जाया कर दे कोर्ट में या किसी काम के खातिर, तो लोग उनकी गाड़ी नहीं हिर लिया कर दे। घर पे भी लोग हमला कर दिया कर दे, रास्ता हिर लिया कर दे कि अम्बेडकर तेरी वजह से महात्मा गांधी मर जाऊगा, तू ही उसकी मौत के ज़िम्मेदार होगा। इस तरह की कुछ बातें एक बार तू बता जावे है कि महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी डॉक्टर अम्बेडकर से मिली और झोली फैलाकर कहा कि अम्बेडकर, मेरे सुहाग की जान अब आपके हाथ में है, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर चारों तरफ से एक ऐसी डिप्रेशन के अंदर जा फँसे थे, एक चक्रव्यूह के अंदर फँस चुके थे कि न चाहते हुए भी उन्होंने महात्मा गांधी की बातों को मानना पड़ा और महात्मा गांधी से मिलने के लिए वे पहुंच गए यरवदा जेल के अंदर। यरवदा जेल के अंदर पहुंचे तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में बातचीत तो हुई। महात्मा गांधी ने कहा कि अम्बेडकर, क्यों आप ऐसा जाति कर रहे हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी जी, जास सॉरी महात्मा डॉक्टर ने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं गांधी को महात्मा की उपाधि नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा, गांधी जी, जाति तो आप हमारे साथ कर रहे हैं, नाइंसाफी तो आप हमारे साथ कर रहे हैं। जब मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन मिला था, जब आपने कुछ नहीं कहा। जब सिखों को अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला, तब आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब दलितों के हकों की बात आई है, तो आज आप आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोग हमारे साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि अम्बेडकर, मैं तो शुरू से ही हिंदू समाज के दलित भाई हैं जितने, उनके हितों की बात करता आया हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस आड़ जंजाल से निकलने के बाद भी मैं अपने बचे हुए पूरे जीवन को दलितों के उद्धार के लिए समर्पित कर दूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी जी, आपकी सभी बातें ठीक है, लेकिन जो अब हमें अधिकार मिल रहे हैं, कृपया करके आप हमें उनसे वंचित न होने दें और अपनी जिद को छोड़ दीजिए। गांधी जी ने कहा कि अम्बेडकर, ठीक है, बताओ अंग्रेजों ने तुम्हें कितनी सीटें और कितना आरक्षण देने की बात की है? उन्होंने कहा, जी 71 सीटें प्लस आरक्षित स्थान देने की मांग करी है। गांधी ने कहा कि हम तुम्हें वादा करते हैं कि जब भी भारत की स्वतंत्र सरकार बनेगी, हम तुम्हें 148 सीटें देंगे। बड़ी खुशी की बात थी। कहा 71 कड़ा 148, लेकिन अलग-अलग जगह तो होंगी, जैसे कि 2 2 गुजरात तक लगा लो, 3 महाराष्ट्र तक, 5 केरल तक, कुछ जम्मू तक, मतलब अलग-अलग जगह तक कितनी हरियाणा, इस तरह के अलग-अलग मांगे थे, जिसको बाद में बढ़ा के 151 भी कर दिया गया था। अलग-अलग सीटें देने खातिर वादा कर दिया स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर 18% आरक्षण देने का तुमसे वादा करते हैं। ये बात कही, बात खैर फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन इसके अंदर अलग-अलग जगह से देना थोड़ा मुश्किल था, एक ही जगह से देना थोड़ा और भी अच्छा होता। तब ये बात की, महात्मा गांधी की बातों को बाबा साहब ने न चाहते हुए मानना पड़ा और कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें। क्योंकि बाबा साहब को पता था कि अगर इस गांधी का कुछ भी हो गया, आज नहीं तो कल तो ये मरना है, यूँ तो है कि आज मैं मेरी जिद छोड़ दूँगा तो ये अमर हो जाएगा। लेकिन ये अगर इन्हीं वजह से अगर ये मर गया, तो ये सवर्ण जाति के घमंडी लोग दलित भाइयों के ऊपर न जाने कितने वार करेंगे और निर्दोष भाइयों ने अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इन्हीं बातों को सोचते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी की बातों को मानने के लिए तैयार हो गए। ये बात 25 सितंबर 1932 के अंदर पुणे महाराष्ट्र के यरवदा जेल के अंदर ये फैसला हुआ, समझौता हुआ, जिसके ऊपर मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, महात्मा गांधी ने कौन करे? ये प्रश्न भी हो सकता है कि पूना पैक्ट समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किस-किस के हैं, तो आप महात्मा गांधी के हस्ताक्षर ही ज़रूर सोचोगे कि होंगे, क्योंकि उसी के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने साइन करे थे और डॉक्टर अंबेडकर ने करे थे, महात्मा गांधी ने कौन करे थे? इन्हीं बातों के साथ पूना पैक्ट समझौता हुआ और इसको ही हम पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुणे के शहर के अंदर हुआ था, इसलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाने लग गया। इसलिए तो आरक्षण विरोधियों को कहा जाता है कि आरक्षण कोई भीख नहीं बल्कि पूना पैक्ट का वादा है। तो ये था जी पूना पैक्ट समझौता। और रही कोई बात आप अगली वीडियो में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।